नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बीजेपी मंत्री विजय वर्गीय बोले, मुस्लिम हमें काफिर बोलते हैं। कहा, हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो, लाडली बहना का पैसा भी मत लो। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिस पर अब बहस शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, इंदौर में आयोजित एक विकास कार्यक्रम में बोलते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कई मुस्लिम भाई उन्हें और उनकी विचारधारा को काफिर कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई गई सड़कों पर मत चलो और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मत लो। मंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार की नीति हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि जनता उन्हें वोट दे या न दे, विकास कार्य जारी रहेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर जनता वोट देगी तो और ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे। दोस्तों, यह बयान उस समय सामने आया जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता होने और जनता की सेवा करने को अपना सौभाग्य बताया। वैसे दोस्तों, राजनीति में इस तरह के बयान अक्सर बड़े विवादों की वजह बन जाते हैं। समर्थक इसे जवाबी प्रतिक्रिया और राजनीतिक संदेश बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इस बयान को लेकर सरकार और मंत्री पर सवाल उठा सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बयान आने वाले दिनों में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाएगा? आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 2 दिन में एफआईआर संभव, टिन्नू यादव समेत 80 लोग नामजद हो सकते हैं। एसआईटी आज योगी को रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच निर्णायक मोड पर पहुंचती दिखाई दे रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने जा रही है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने 6 दिनों तक चली जांच के दौरान बड़ी मात्रा में डेटा और सबूत जुटाए थे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जांच से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड कई डिजिटल ड्राइव में सुरक्षित रख लिया गया है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच के दौरान करीब 150 संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें से लगभग 25 लोगों पर एफआईआर की संभावना जताई जा रही है। वहीं रिपोर्ट में करीब 80 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। जानकारी मिली है कि आने वाले 1-2 दिनों में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। एफआईआर में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हो सकते हैं जो मंदिर प्रशासन और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। जांच के केंद्र में एक बड़ा आरोप सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर से जुड़ी कई महीनों की फुटेज को लेकर सवाल उठे हैं और एसआईटी इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है। इधर दोस्तों, जांच एजेंसी ने जिन लोगों से पूछताछ की है उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि जांच अभी और आगे बढ़ सकती है। उधर दोस्तों, एक और जानकारी सामने आई है कि मंदिर निर्माण से जुड़े एक अधिकारी अयोध्या से बाहर चले गए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब दोस्तों, सबकी नज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर है और सवाल यह है, क्या इस रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन होगा? क्या एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो जाएगा? और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है? दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। आपकी राय मायने रखती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरकार को ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम देना चाहिए, असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान। दोस्तों, असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने असम की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम देना चाहिए और उन्हें जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करवानी चाहिए। मौलाना के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में वार पलटवार की स्थिति तेज होने की उम्मीद है। बदरुद्दीन अजमल ने सोमवार को असम विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। दोस्तों, शपथ लेते ही उन्होंने यह बयान दे दिया। मौलाना ने जोर देकर कहा कि असम में मुस्लिम समुदाय समेत कई इलाकों में जन्म दर कम हो रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में राज्य की आबादी और कम हो जाएगी। उधर दोस्तों, अजमल ने खुलकर कहा कि कम बच्चे होने से न सिर्फ काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या घटेगी बल्कि समाज पर कई तरह के बोझ बढ़ेंगे। स्कूल कॉलेज खाली होने लगेंगे, श्रमिकों की कमी महसूस होगी और बूढ़े लोगों की देखभाल का जिम्मा कम लोगों पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को नीति बनाकर ज्यादा बच्चे करने वाले परिवारों को आर्थिक मदद, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। एआईयूडीएफ प्रमुख ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, भारत को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है या फिर घटाने की जरूरत है?
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में हो गए शामिल। 4 साल में दूसरी बार टूटी। शिंदे बोले छक्का लगाया, आदित्य ने पाला बदलने वालों को बिकाऊ कहा। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। बागी सांसदों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदन वन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान कर दिया। दोस्तों इस दौरान शिंदे ने कहा कि जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था तब 40 विधायक थे और अब छक्का लग चुका है। हमारी लड़ाई बाला साहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसलिए आज ये 6 सांसद बाला साहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए। उधर दोस्तों उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातों रात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों 6 सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं उद्धव गुट में 9 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार यह टूट हुई है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए इस टूट के पीछे का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी केस, मेरे बेटे को समाज सेवा की वजह से मारा गया। रोती हुई मां ने डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। दरअसल दोस्तों इन दिनों बिहार के भोजपुर जिले के 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस प्रकरण में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दोस्तों भरत भूषण तिवारी के परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बेटी की मौत को लेकर गहरा दुख जताते हुए पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को 2 गोलियां मारी गई। वह बहुत अच्छा इंसान था, समाज सेवा कर रहा था और गरीबों का मसीहा था। उसे उसकी समाज सेवा की वजह से मारा गया। दोस्तों आशा देवी ने कहा कि उनके बेटे की कुछ मांगे थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने एक DSP, SP को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। दोस्तों मृतक के भाई चंदन तिवारी ने भी पूरे मामले पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि घटना के समय जो कुछ हुआ था वह सब लाइव था, जिसे सभी लोगों ने देखा। चंदन ने कहा कि हमें जांच से कोई मतलब नहीं, जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए। सब कुछ सामने दिख रहा है। चंदन ने कहा कि भरत तिवारी ने अपना हथियार फेंक दिया था और आत्मसमर्पण की स्थिति में थे। चंदन के अनुसार वहां मौजूद लोगों ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा भी था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अलग ले जाया गया और फिर गोली मार दी गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की कोचिंग में आग, 15 मौतें। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स बचने के लिए बाथरूम में छिपे, दम घुटा, ऐसे में शॉर्ट सर्किट की आशंका। दरअसल दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर लगभग 2:15 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में दोस्तों आग लगी वह अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉपिंग और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी, कोचिंग और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। दोस्तों जानकारी के अनुसार आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया। वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटक कर नीचे उतरे। जो बच्चा कूदा था वह गंभीर रूप से घायल हो गया, क्योंकि वो रेलिंग से टकरा गया था। इसके अलावा दम घुटने और आग की वजह से लगभग 15 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। अभी फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका हो सकती है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। SDRF और NDRF की टीम भी पहुंची थी। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, जिससे शव निकाले गए। दोस्तों इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 फूड ब्रांड्स को फसाई का नोटिस। मैदे को बताया ऑर्गेनिक, गन्ने के रस को कहा नो एडेड शुगर। भ्रामक दावों पर जवाब मांगा। दरअसल दोस्तों फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 14 फूड ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। गलत दावे, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की शिकायतों के कारण यह नोटिस भेजा गया है। दोस्तों फसाई ने इन सभी कंपनियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSS एक्ट 2006 भारत में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा तय करने वाले मुख्य कानून है। इसके तहत कोई भी कंपनी अपने फायदे के लिए ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकती। अगर कोई ब्रांड पैकेजिंग के आगे कुछ और लिखता है और पीछे सामग्री में कुछ और लिखता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने और उनका लाइसेंस तक रद्द करने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाया, भतीजे अभिषेक टीएमसी से सस्पेंड, बागी गुट का फैसला। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को पार्टी में बगावत ने बड़ा मोड़ ले लिया। उलूबेरिया के पूर्व विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित करने और ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला बागी खेमे की एक अहम बैठक में लिया गया, जिसमें खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने वाले नेताओं ने नई संगठनात्मक समिति के गठन के तुरंत बाद प्रस्ताव पारित कर अभिषेक बनर्जी के निलंबन की घोषणा कर दी। दोस्तों, बागी गुट ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नई गठित संगठनात्मक समिति का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। दोस्तों, ऋतव्रत गुट की बैठक न्यू टाउन के एक होटल में हुई, जिसमें बागी विधायकों और कोलकाता नगर निगम समेत 3 जिलों के 70 पार्षदों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में हावड़ा मध्य से विधायक अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह पार्टी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। दोस्तों, बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक को संबोधित करते हुए ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित नहीं किया गया था, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था।